हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के फंडामेंटल एनालिसिस समझेंगे। इसके लिए हम एनालिटिक्स का यूज करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो मिल सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रांड्स की। आपने अपने घर में कोई फर्नीचर का काम देखा होगा या कारपेंटरी का काम होते हुए देखा होगा और कब से देखते आए होंगे ये फेविकॉल को। आपने टीवी पे ऐड भी देखा होगा। अगर आपको लगता है आप सालों से इस ब्रांड को देखते आए हैं और सालों तक आप इस ब्रांड को देखते रहेंगे, ऐसी कंपनीज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जबको आपको भरोसा हो जाए। हाँ, ये बात याद रखें कि आपको फंडामेंटल देखना ज़रूरी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और इस सेक्टर में ये कंपनी एक मोनोपोली कंपनी मानी जाती है। तो हम वीडियो के आखिर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फायदा देखेंगे। इसके लिए आपको इस वीडियो में बने रहना चाहिए और सारी वीडियो देखेंगे तो आखिर में तभी पता चलेगा कि इस आपका कंपनी का कितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का फायदा आपको मिल सकता है। तो उससे पहले एक चीज समझ लें, लॉन्ग टर्म में बनता है पैसा। इसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होगा। वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आप किसी शेयर को 10 साल के लिए खरीदने तैयार नहीं है तो 10 मिनट के लिए उसके मालिक होने के बारे में भी ना सोचें। ऊपर आई बटन को क्लिक कर लें और भी कंपनी के फंडामेंटल्स की वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स आइडेंटिफाई करने के लिए देखते हैं कंपनी के सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व्स, बोरोइंग्स, कैश फ्लो, रेशियोज और रिटर्न्स। सबसे पहले बात करेंगे सेल्स की। सेल्स में हम पहला चेक ये देखना है कि कंपनी की सेल्स कैसी है। तो कंपनी की सेल्स ये रही। तो इसके मुकाबले में अगर हम एक्सपेंसेस की बात करेंगे, क्या एक्सपेंसेस कंपनी के सेल्स से ऊपर है या नीचे है, ये पहला चेक होना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे ये एक्सपेंसेस व्हाइट कलर की लाइन में, तो ये यानी येलो वाली लाइन जो सेल्स की है उससे नीचे है। दूसरा हमें ये देखना होगा कि इन दोनों के बीच में गैप कितनी है। अगर गैप बहुत कम है इसका मतलब कंपनी प्रॉफिट कम बना रही है। अगर गैप ज्यादा है तो यानी ज्यादा प्रॉफिट बना रहे हैं। तो इस हिसाब से हम देखेंगे पिडिलाइट का 10 साल का डेटा देखते हैं तो शुरू में आप देखेंगे तो गैप बहुत कम है, यानी प्रॉफिट कम बना रही थी कंपनी। और 2018-17 के बाद से अगर आप देखेंगे तो इसकी गैप बढ़ने लगी है। हाँ, ये याद रखें। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये समझते हैं कभी भी कंपनी का सेल्स यानी एक्सपेंसेस के नीचे नहीं होना चाहिए। ये रहा एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहा हूँ सेल्स, और ये रहा एक्सपेंसेस। देखिए यहाँ पे एक्सपेंसेस सेल्स से ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी खर्च ज्यादा कर रही है, उसके मुकाबले में सेल्स बहुत कम आ रहा है। तो ये कंपनी तो प्रॉफिट नहीं बना रही है। तो ऐसे कंपनीज में नहीं करना चाहिए। लेकिन पिडिलाइट के हमारे इसमें देखा है कि दोनों के बीच में गैप है और वो गैप बढ़ती हुई गई है। तो दूसरा चेक हमें यहाँ पे देखना है कि कंपनी का सेल्स से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है या नहीं। तो यहाँ देखिए नीचे से ऊपर की तरफ गया है, लेकिन अगर देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे धीमे आपको नजर आ रही है। तो हम बात करेंगे ये नीचे से ऊपर जाने के लिए हर साल कितना यानी अपना सेल्स को इंक्रीज किया है, इसको हम समझेंगे। सेल्स ग्रोथ को पहले देखेंगे। तो सेल्स ग्रोथ को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लें कि सेल्स ग्रोथ किस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो प्रीवियस ईयर, अगर प्रीवियस ईयर करंट ईयर को हमने प्रीवियस ईयर से माइनस किया और प्रीवियस ईयर से डिवाइड किए और मल्टीप्लाई किए तो हमें एक फिगर मिलेगी। यहाँ अगर आप देखेंगे तो अगर 25% यानी ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो इसका मतलब यानी सेल्स लास्ट ईयर से करंट ईयर में सेल्स ज्यादा हुई है। अगर नेगेटिव नंबर आ रहा है तो इसका मतलब हुआ है कि लास्ट ईयर की सेल ज्यादा है और करंट ईयर की सेल कम है। तो हम देखेंगे कि पिडिलाइट किस तरीके से परफॉर्मेंस किया है पिछले 10 सालों में। लेफ्ट साइड की चार्ट हम देखेंगे हर साल की सेल्स ग्रोथ और राइट साइड में हम देखेंगे एवरेज सेल्स ग्रोथ। तो पहले हम देखेंगे पिडिलाइट का 10 सालों का। तो सबसे कम अगर देखेंगे तो 0% की है और सबसे हाईएस्ट अगर देखेंगे तो 36% की। अगर हमारा टारगेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ये देखेंगे 10% की। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो
3 बार ऐसे हैं जो टारगेट को अचीव नहीं किया है, बाकी अगर आप देख सकते हैं तो टारगेट के अबव ही नजर आ रहा है। अगर हम एवरेज की बात करते हैं तो 10 सालों में 11% की है और 5 सालों में 12% की है, और पिछले 3 सालों का एवरेज अगर लेते हैं 11% की। अगर हम टारगेट लाइन ड्रॉ करके देखते हैं कि ये टारगेट से ऊपर है या नीचे से है, तो ये 10% की है, तो 10% के अबव ही एवरेज भी नजर आ रहा है। ये टारगेट मैंने कॉफी कैन इन्वेस्टिंग की थ्रू ली है। हम बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक फाइनेंशियल रेशियो है जिसमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करते हैं और कंपनी की एफिशिएंसी भी। ये एक ऐसा रेशियो है जो कंपनी के कोर बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज कर सकता है, और ये ऐसा भी है जो अपने एक कॉम्पिटिटर है उसके मुकाबले में ये कंपनी कितना प्रॉफिट बना रही है ये भी आप पता कर सकते हैं। तो ऊपर आई बटन को क्लिक कर लें और ये कॉम्पिटिटर्स की वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। इसको कैलकुलेट इस तरीके से किया जाता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम डिवाइड करते हैं रेवेन्यू से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो एग्जांपल में मैंने यहाँ पे 150 को 1000 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल गया यहाँ पे। तो हमें कितना चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिनिमम, ये इस चार्ट के थ्रू पहले समझेंगे। तो लास्ट 10 ईयर्स में पिडिलाइट किस तरीके से परफॉर्मेंस किया है, ऑपरेटिंग हर साल कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बनाया है, और ये राइट साइड की चार्ट में हम देखेंगे कि एवरेज कितना बनाया है। तो ये रहा कंपनी के हर साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, यानी लीस्ट अगर देखेंगे तो 15% है, अगर हाईएस्ट देखेंगे तो 23% है, और टारगेट हमारी है 15% की। तो 10 सालों में कहीं ऐसा नहीं हुआ है जहां पे कंपनी ने अपने टारगेट से नीचे गई है, तो टारगेट के अबव ही परफॉर्मेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर एवरेज की बात करते हैं तो लीस्ट 16% की है, हाईएस्ट आप देख सकते हैं 21% की। तो लास्ट 10 ईयर्स का अगर एवरेज लेते हैं तो 19% का है, और 5 ईयर्स का अगर हम एवरेज लेते हैं तो 20% का है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी आप जरूर से क्लिक कर लें। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस एक इनकम स्टेटमेंट होती है जहां पे कंपनी अपने फाइनेंशियल्स को यहाँ पे बताती है, जो कि कंपनी जितना कमाई है और कंपनी कितना खर्च की है, और ये भी पता चलता है कि कंपनी का घाटा हुआ है या यानी कंपनी को फायदा हुआ है, यानी नुकसान और फायदे की बात इस प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट से मिल सकती है आपको। तो हम बात करेंगे डिलाइट का 10 ईयर्स का डेटा देते हुए देखेंगे कि सेल्स कैसे किया है, और इसके मुकाबले में अगर देखेंगे ये रहे कंपनी के एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस जाने के बाद कंपनी का बना ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब सारे टैक्सेस वगैरह जाने के बाद अब देखेंगे कि कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना बना है। यहाँ देख सकते हैं कि आप येलो कलर के बार्स में, और ये भी हमें देखना है कि क्या हर साल नेट प्रॉफिट, नेट इनकम यानी नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं, ये भी हमें देखना जरूरी है। तो अगर आप देख सकते हैं तो 423 से स्टार्ट हुआ था, और हर साल यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है, और अगर देखेंगे तो हर साल यानी नेट प्रॉफिट की ग्रोथ भी नजर आ रही है। तो ये नेट प्रॉफिट का आगे क्या करेगी कंपनी, ये हमें देखना जरूरी है। ये कहाँ पे यूज हो सकता है? तो पहले कंपनी यूज कर सकती है अपने बिजनेस के एक्सपेंशन में। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को, अपने मशीनरीज को अपग्रेड कर सकती है, और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के थ्रू पे कर सकती है। अगर कंपनी के पास डेट है उसको रीपे करती है। अगर कंपनी का कैश है तो वो रिजर्व्स को यानी इंक्रीज करती है। और फाइनली ये भी हो सकता है कि कंपनी दूसरे कंपनी के एक्वायर भी कर सकती है। तो ये रिजर्व्स और बोरोइंग्स यानी जो नेट प्रॉफिट में जो पैसा बना था, तो वो कितना कंपनी ने बनाया है यहाँ पे, और अगर डेट था तो क्या कंपनी वो डेट को बढ़ाया है या घटाया है, ये देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे चार्ट यहाँ पे डाल दिया है रिजर्व्स और बोरोइंग्स का। ये रहा वैल्यू वाइज वाला, और ये रहा परसेंटेज के थ्रू। तो हम पहले समझते हैं कि परसेंटेज के थ्रू कंपनी के पास जो डेट है उसके मुकाबले में
रिजर्व्स कितना है। तो पहले हम देखते हैं रिजर्व्स की। तो यहाँ अगर देखेंगे 94 से 97%, यानी सबसे कम 94% है और सबसे ज़्यादा 97% रिजर्व्स कंपनी के पास हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6%, 2% के आसपास, 6 to 3% के आसपास कंपनी के यानी डेट है। तो कंपनी के पास जितना रिजर्व्स है उसके मुकाबले में डेट ना के बराबर है। तो हमारा टारगेट है 85% रिजर्व्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 97, 94 के ऊपर नजर आ रहे हैं। तो अगर वैल्यू वाइज हम देखेंगे तो हमें वैल्यू वाइज ये देखना है कि कंपनी या रिजर्व्स को बढ़ा रही है या नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, कंपनी रिजर्व्स लगातार बढ़ाते हुए आई है। 6,352 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व्स हैं। उसके मुकाबले में अगर देखेंगे तो 415 करोड़ कंपनी का डेट है। अब बात करेंगे कैश फ्लो की। कैश फ्लो में हम बात करेंगे दो चीज़ों का। एक है ऑपरेटिंग कैश को हम ऐड करेंगे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग की। तो ऑपरेटिंग कैश एक पॉजिटिव नंबर होता है और कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक नेगेटिव नंबर होता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है। तो जो दोनों को जब हम जोड़ लेते हैं तो उसके बाद अगर हमें नेगेटिव नंबर मिलता है तो ये कंपनी के लिए ठीक नहीं है। तो पॉजिटिव नंबर मिलता है तो ये बहुत अच्छा है। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि क्या कंपनी अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रही है या नहीं। तो ये हमें ये चेक करना ज़रूरी है। तो इसी का अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने के पास दो ऐसे साल नज़र आ रहे हैं जहाँ पे ये नेगेटिव नंबर देखने मिल रहा है। तो 2019 सॉरी 17 और 2021 में। आगे बात करेंगे रेशियोज में। रेशियोज में हम बात करेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE। तो ROCE को इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। नेट प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? ये होता है डेट और इक्विटी को दोनों को जोड़ के। तो मिसाल के तौर पे अगर इक्विटी हमारे पास 600 की है, डेट 400 का है, दोनों को जोड़ के 1000 हो गया। तो हम इसको इन्वेस्ट करने पे हमें 150 का प्रॉफिट मिला। तो जब हम कैलकुलेट किए ROCE हमें मिला 15%। तो पिडिलाइट हर साल इस तरीके से यानी इक्विटी अपना और डेट को लेके जो इन्वेस्ट किया था बिजनेस में उसके मुकाबले में कितना पैसा बनाया, कितना रिटर्न यानी ROCE कितना यहाँ पे दिख रहा है। तो ये रहा 46% सबसे हाईएस्ट है और सबसे लोएस्ट अगर देखेंगे तो 26% यहाँ पे आपको देख सकते हैं जो 2022 में है। और हमारी टारगेट लाइन कितनी की है? 15% की। तो अगर देखेंगे तो पिछले 10 सालों में कहीं ऐसा नहीं है कि टारगेट से नीचे गया हो। अगर हम देखेंगे तो टारगेट के डबल यानी 15 की है तो 30 के अबव भी है। सिर्फ ऐसा 2 साल यानी 21 और 22 में है जो 29 और 26 है। बाकी का 30+ ही आपको देखने मिल रहा है। अब बात करेंगे शेयर होल्डिंग की। शेयर होल्डिंग में हमें देखना है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स कौन कौन है। यानी पहले तो होगा प्रमोटर्स जो कंपनी को चलाने वाले हैं, और उसके बाद इन्वेस्टर्स होंगे FIIs, DIIs और पब्लिक। तो यहाँ पे हमें देखना क्या है, क्या प्रमोटर्स अपने शेयर्स को घटा रहे हैं या अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। बढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हम देखते हैं, ये डेटा है प्रमोटर्स का। तो ये मार्च हर क्वार्टर का है, पिछले 10 यानी मार्च 20 से लेके दिसंबर 22 तक का क्वार्टर्स का डेटा है। तो अगर हम देखेंगे तो 69% था और बीच में इन्होंने इंक्रीज भी किया है। और देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि सिमिलर नज़र आ रहा है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। इसकी बात करते हैं FIIs की। FIIs के पास 11% से ज़्यादा है और DIIs की बात करते हैं तो 7% से ज़्यादा है। और हम बात करेंगे पब्लिक की तो 10% से ज़्यादा पब्लिक के पास है। तो फाइनली हम बात करेंगे ऑल टाइम रिटर्न्स की, जो मैंने शुरुआत में कहा था कि वीडियो के आखिर में हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने से कितना फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये ऑल टाइम रिटर्न्स की। अगर ऑल टाइम के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने 36,786% से ज़्यादा
रिटर्न्स दिया है ऑल टाइम, अपना ऑल टाइम पे। तो मान लीजिए अगर आप जनवरी 1999 में इन्वेस्ट किए होते तो उस वक्त में शेयर का प्राइस था 6 रुपया, तो आज के मुकाबले में है 2309 रुपया। तो अगर हम बात करते हैं CAGR की, तो कंपनी का CAGR अगर 10 ईयर्स का अगर लेते हैं तो 25% है। CAGR क्या होता है? कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है। और हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए अगर आपने 10 साल पहले इस कंपनी में आपने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए होते, तो 25% CAGR के हिसाब से जो कंपनी ने अभी 25% दिया है 10 ईयर्स का, तो 10 ईयर्स का 25% से इनिशियल अमाउंट अगर आप 10,000 इन्वेस्ट किए होते, तो इस तरीके से हर साल आपकी इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ होती और आज आपका वो 10,000 बना होता 93,000 रुपीज। तो ये है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फायदा। तो कंक्लूजन में आते हैं और देखते हैं कि फाइनली सेल्स वर्सेस एक्सपेंसेस कैसा रहा। दोनों के बीच में गैप थी और गैप इंक्रीज होते आई है, तो इसका मतलब कंपनी प्रॉफिट ज्यादा बना रही है, ये हमारा चेक ठीक है। और सेल्स नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी हर साल ग्रोथ है। और ईयरली ग्रोथ की बात करते हैं तो सिर्फ हमें 3 जगह ऐसा नजर आया है जो टारगेट से नीचे है, बाकी कंपनी लगातार अपना सेल्स ग्रोथ इंक्रीज कर रही है। और जब हम ईयरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो 15% हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से मोर देन 15%, हाईएस्ट 23% दिया है और लीस्ट अगर देखेंगे तो 15% है। अगर हम रिजर्व्स और बोरोइंग्स की बात करेंगे, रिजर्व्स कंपनी अपने 10 सालों में हर साल लगातार रिजर्व्स बढ़ा रही है और डेट ना के बराबर है। ऑपरेटिंग कैश को जब हम कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग से जोड़ के देखते हैं तो 2 ऐसे साल नजर आ रहे हैं जहां पे कंपनी यानी नेगेटिव नंबर दिखा रही है। और ROC की बात करते हैं, 15% का टारगेट है, तो इस हिसाब से 46% सबसे हाईएस्ट रहा है और 26% यानी सबसे लीस्ट रहा है। अगर 15% के हिसाब से देखते हैं तो एक एवरेज 30% से ऊपर है, यानी जितना टारगेट चाहिए उसका डबल ROC यहाँ पे देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। जैसा आपको फायदा हो रहा है तो दूसरों को भी फायदा होना चाहिए। आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है, ये बात भी याद रखें। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।